हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुदर्शन और आज मेरे यूट्यूब चैनल चार्ट मास्टर विथ एसजी में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं जो कुछ वीडियो शूट किया था पिछली बार कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल्स जो है उसका ऑलरेडी बॉटम हो चुका है और अगला जो रैली है वो फाइनेंशियल्स और बैंक निफ्टी उसको लीड करेगा। तो उस केस में अगर आप देखोगे चार्ट पे तो आपको बैंक निफ्टी बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है ऐसा लगेगा। ओके, जो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे अभी आके खड़ा हुआ है। एक्चुअली अगर ऐसे दो कैंडल बनते हैं तो ये आप समझ लेना कि इसका ऑलरेडी बॉटम हुआ है। ये मंथली कैंडल है बैंक निफ्टी पे। और अगर आप निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का इंडेक्स देखेंगे तो वो उससे ज़्यादा स्ट्रांग चल रहा है। इसका मतलब अगर आपको अगले 3 साल का या 4 साल का कुछ अच्छे स्टॉक्स बाय करने हैं तो आपको वो इस सेक्टर से ही बाय करने पड़ेंगे, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। और मैंने ये कैसे ढूंढा ये भी आपको मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैं इस वीडियो में आज दो अच्छे स्ट्रांग शेयर्स के बारे में बताऊँगा कि जो चार्ट पे भी अच्छे दिख रहे हैं और जिसका अच्छा खासा टारगेट भी है। और पहले मैं इस बार प्राइवेट बैंक्स बैंक निफ्टी या फाइनेंशियल्स पे क्यों बुलिश हूँ वो मैं आपको एक स्लाइड में दिखाता हूँ। एक्चुअली ये जो टेबल है ये है नियर अबाउट 2013 से लेके 2024 तक का ईच एंड एवरी सेक्टर किस प्रकार से परफॉर्म किया है उसका चार्ट है। मैं इसको थोड़ा सा आपको इलाबोरेटली समझाता हूँ। एक्चुअली आप यहाँ पे देखोगे 2013 में आईटी जो सर्विसेज था उसने 60% का अपमूव दिया था। और उसके बाद जो सेकंड टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर था वो था फार्मा, टेलीकॉम, एफएमसीजी और इस वे में। और इसी प्रकार से मैंने नियर अबाउट पिछले 10 साल का डाटा मुझे मिला है और मैंने इस शीट में ही वो कंपाइल किया है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ये पता चलता है कि जब भी मानो यहाँ पे आईटी सर्विसेज ये यहाँ पे टॉप परफॉर्मिंग था, उसके बाद ये 6 टॉप परफॉर्मिंग नेक्स्ट साल गया और उसके थर्ड ईयर वो फिर टॉप 3 में आ गया। मे भी उसका 1.5% ही रिटर्न था बट वो फिर भी टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर में था। और जैसे ही इसने 3 साल अच्छा परफॉर्म किया तो फिर ये नीचे नीचे जाने लगा और फिर उसका जो परफॉर्मेंस है वो कम हुआ अगले 2 सालों में। और फिर अगर आप 2 सालों का परफॉर्मेंस देखेंगे उसके बाद वो सडनली आईटी सर्विसेज फिर एक टॉप नंबर पे आया और नेक्स्ट ईयर यानी 2019 में इसने 5th नंबर पे आईटी सर्विसेज आ गया। इसका मतलब क्या है कि आपको ये पता चलेगा कि बहुत बार क्या होता है कि कोई सेक्टर अगर 2-3 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगले साल वो सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्म करेगा। तो अगर हम इसी प्रकार से अगर एनालिसिस करेंगे पिछले 3 साल का यानी 2021, 22, 23 और 24 में अगर आप देखोगे तो सबसे कम परफॉर्मेंस दिया हुआ जो सेक्टर है वो है प्राइवेट सेक्टर बैंक। अगर आप देखोगे 1, 2, 3 और 4 और आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि ये 4 बार यानी कंटिन्यूस 4 साल से ये लेस परफॉर्मिंग एसेट में है और लेस परफॉर्मिंग सेक्टर में है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुत बड़े चांसेस हो जाते हैं कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। बट ये भूलना नहीं है कि 2022 में इसने सडनली यहाँ पे 22% का इसने अच्छा खासा मूवमेंट भी दिया है बट उसके बाद उसने नियर अबाउट हर बार वो लास्ट में ही आया है। इसका मतलब क्या है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है ये अभी अगले 2 साल में अच्छा कर सकता है। बट आप एक समझ लेना, अगर आप मैं अभी इसको रेड कलर के पेन से समझाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर बैंक था ये -2% था, यहाँ पे सडनली 69 या 70% का एक ही साल में प्राइवेट सेक्टर बैंक ने आपको अपमूव दिया है। और मे बी 2011 या 12 में बहुत कम परफॉर्मेंस होगा बिकॉज ऑफ दैट एक ही साल में प्राइवेट सेक्टर बैंक ने 70% का आपको मुँह दिया है। उसके बाद जैसे ही इसने 70% का मुँह दिया उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक आप देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये इसने -2.4% का ओनली रिटर्न दिया है और उसके अगले साल उसने 8% का रिटर्न दिया है। और सडनली जैसे 2 साल कम हुए उसके बाद एकदम से इसने 40% का ज़बरदस्त मूवमेंट दिया है। ओके, फिर आगे देखेंगे हम कि ये फिर टॉप परफॉर्मिंग था बट फिर भी उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था। 8% में भी उस साल में आईटी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है वो यहाँ पे 16% थे। इसका मतलब आपको एक लॉजिक पता चल रहा होगा कि जैसे ही प्राइवेट सेक्टर बैंक 10% से अंदर का परफॉर्मेंस देते हैं तो सडनली आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंप देखने को मिलता है प्राइवेट सेक्टर के बैंक में। जैसे कि यहाँ पे हुआ 70% का एक ही साल में रिटर्न दिया, यहाँ पे 40% का रिटर्न दिया। और अगर आप
यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे 2% निगेटिव दिया प्राइवेट सेक्टर ने, फिर यहाँ पे 4% दिया और सडनली इसने 22% दिया। बट पिछले 2 साल से मीन्स अभी 23 और 24 में इसने 14 और 0% का ही प्राइवेट बैंक ने आपको रिटर्न दिया है। इसका मतलब क्या है कि मे बी ये टॉप परफॉर्मिंग में रहेगा और आपको इस साल वो परफॉर्मेंस में आपको 20% दे सकता है, और अगले साल अगर उसने और 20% दे दिया या अगले 3 सालों में भी उसने 40 या 50% आपको रिटर्न दे दिया, तो इसका मतलब आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक का इंडेक्स आपको 40-50% ऊपर मिलेगा। ओके, और इस केस में आप सोचो अगर इंडेक्स 40 या 50% से ऊपर जा रहा है तो उसमें जो टॉप परफॉर्मिंग बैंक रहेगा वो कितना ज़्यादा ऊपर जा सकता है। ओके, तो इस हिसाब से मैं जो है ये मैं 2 बैंक्स लेके आया हूँ जो दोनों प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स है। पहली है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो मुझे चार्ट पे भी अच्छी लगती है और वैल्यूएशन के हिसाब से भी बहुत अच्छी लगती है। अगर नेक्स्ट 2 या 3 ईयर्स अगर फाइनेंशियल्स लीड करता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लीड करते हैं, तो ये जो स्टॉक मैं आज बता रहा हूँ वो आप आपकी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और इस पर आप धीरे धीरे SIP मोड में और जैसे ऊपर जा रहा है तैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए अभी पहला है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। वो मुझे अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि ये रिसेंटली कुछ 5-6 साल पहले इसका लिस्टिंग हुआ था और इसका मार्केट कैप भी बहुत छोटा है। ओके, उसका कासा रेशो भी अच्छा है, 31 के आसपास है, और अगर आप इसका सी कैगर 21%, ROC 16 to 17% तक का है और प्रॉफिट नियर अबाउट 40% का है, और इसका खुद बुक वैल्यू जो है वो 52 रुपीज़ का है। इसका मतलब आपका जो ये प्राइस मिल रहा है 65 का, वो बहुत ही चीप है, जो बुक वैल्यू को ही आपको मिल रहा है। और जो ये छोटे फाइनेंशियल्स के रहते हैं ये बहुत ही अच्छे रहते हैं। और इसमें अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो प्रमोटर के पास कुछ नहीं है, पूरा FII DII और पब्लिक के ही पास है। तो DII मीन्स मोस्टली तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स रहते हैं, और FII जो है वो भी कुछ इन्वेस्टमेंट अगर फाइनेंशियल्स में बढ़ाना चाहते हैं तो वो फिर इस स्टॉक में भी आएंगे। ओके, उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि इसमें इन्वेस्टर्स कौन कौन है। तो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है आशीष धवन, जो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं और उनकी खुद की होल्डिंग है 275 करोड़ की, और उन्होंने रिसेंटली नियर अबाउट मार्च 2025 में और इसमें उनका स्टेक बढ़ाया है। मे भी इनको ऐसा लगता होगा कि ये जो बैंक है ये अच्छा परफॉर्म करेगा, इसलिए इन्होंने इसमें अच्छा खासा अमाउंट बढ़ाया है। ओके, इसके बाद हम इसका जो परफॉर्मेंस है वो देखेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए इनका जो NPA है, नॉट परफॉर्मिंग एसेट है, ये इनका कम होते जा रहा है, यानी ये बहुत ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन है। अगर कोई भी बैंक नॉन परफॉर्मिंग एसेट को कम करते जाते हैं, इसका मतलब उनका जो पूरा एसेट है वो परफॉर्मिंग है, तो उनका जो बढ़ने का रेट होगा वो ज़्यादा होगा। और वो आप देखो 2.37 से 1.21 और 1.17 आया है, और अगर ये इसके नीचे और जाएगा तो फिर ये जो बैंक है ये बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करने लगेगी। ओके, उसके बाद ये सब आपके पास दिख रहा है। तो ये जो है ये चार्ट पे मुझे अच्छा क्यों लग रहा है ये मैं आपको चार्ट पे आके समझाता हूँ। तो ये है इक्विटास का चार्ट। अगर आप इसका पूरा ऑल टाइम का चार्ट देखोगे तो ये लिस्ट हुआ था नियर अबाउट 33 के प्राइस पे 2020 में, और उसके बाद वो हाईएस्ट जो गया था वो था नियर अबाउट जुलाई 2021 में नियर अबाउट 70 रुपीज़ पे, और वो तब से अगर आज का प्राइस देखोगे तो उसी प्राइस पे वो चल रहा है। बट बीच में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग भी हुई थी। ओके, आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग भी हुई थी, और वो नियर अबाउट 80 के लेवल पे हुई थी। उसके बाद इस लेवल पे भी इसकी बाइंग हुई थी, यानी 100 और 80 इस लेवल पे इसकी बाइंग हुई थी। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पे कुछ डीप मिल जाता है 60, 62 या 63 पे, तो इसको आप बाय कर सकते हैं, और आप इसका टारगेट रख सकते हैं मैक्सिमम 80 रुपीज़ तक का, 80-85 रुपीज़ तक का इस पर टारगेट रख सकते हैं। आपको अगर मानो यहाँ पे 63 या 60 के आसपास भी ये मिल जाता है स्टॉक, तो ये अगर 80 रुपीज़ तक भी जाएगा तो आपको यहाँ पे 30-35% तक का प्रॉफिट हो सकता है। बट मेरा कहना है कि जब तक ये फाइनेंशियल्स इंडेक्स जो परफॉर्म कर रहा है 2 साल 3 साल तक करेगा, तो उसमें आपको ऐसे कंपनीज़ में इन्वेस्टेड रहना चाहिए, और फिर ये में भी 112-15 रुपये तक जाएगी तो फिर आपको ऑटोमेटिकली 70-75% तक का भी प्रॉफिट दे सकती है। ओके, तो ये था टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा बाइंग हो रहा है, अभी करंटली भी बहुत अच्छा बाइंग हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम से जो बाइंग होता है ये कोई बड़े डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी करते हैं, या FII भी करते हैं, या फिर कोई बिग इन्वेस्टर्स रहते हैं जैसे आशीष धवल जैसे, तो वो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। उस केस में उनको एक ये रहता है, लगता है कि अपॉर्चुनिटी आ रहा है कि ये बहुत अच्छा प्राइस पे है, इसका डिविडेंड अच्छा है, इसका
बुक वैल्यू भी कम है, तो फिर अच्छा है, तो ये वो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये था मेरा आज का पहला स्टॉक, जिसको मैं अपने वॉच लिस्ट में रख रहा हूँ। आप भी इसको आपके वॉच लिस्ट में रखो, और आप इस चैनल पे जुड़े रहते हैं तो मैं इस पर हमेशा अपडेट देते रहूँगा जैसे इसमें कुछ बड़ा कुछ होने लगेगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है IDBI बैंक। अगर आप देखोगे तो IDBI बैंक ये बहुत सालों से उसी लेवल पे चल रहा था, नहीं, और 50 60 70 के आसपास ही चल रहा था। ओके, और इसका जो मार्केट कैप है 88,000 करोड़ का है, और ये पहले पब्लिक सेक्टर बैंक हुआ करता था, बट जैसे ही LIC ने इसको टेक ओवर कर लिया तो ये अभी प्राइवेट बैंक हुआ है, जिसको अभी प्राइवेट लोग हैंडल कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर इसमें अपॉर्चुनिटी रहता है कि ये शेयर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसका PE भी बहुत कम है, 12 का है, डिविडेंड नियर अबाउट 2% मिलता है। मानो आपने इसमें 80,000 इन्वेस्टमेंट किया 1000 शेयर लेके, तो ऑटोमेटिकली आपको हर साल 2% का डिविडेंड मिलेगा। और अगर मानो इसका प्राइस 80 से 160 हो जाता है तो आप सोच लेना ये 2% का जो डिविडेंड है वो बढ़ के कितना ज़्यादा होगा, 4-5% का डिविडेंड हो सकता है। और अगर आपको 3-4 साल में डिविडेंड भी 2-2%, 3-3% से मिला, और अगर इसमें 30-40% का भी आपको अप्रिसिएशन हर साल मिला, तो आपको ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट रहता है। और पिछले कुछ क्वार्टर से इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, बट ये ज़्यादा चर्चित शेयर नहीं है। आप यहाँ पे देखो, इसको प्रॉफिट ग्रोथ 54%, ROC 15%, यानी कैर 22% का है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रोमोटर की होल्डिंग 94% है। इसका मतलब ये शेयर अभी पब्लिक के पास भी नहीं है। ओके, ये है LIC के पास और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। इसका मतलब अगर इसमें किसी ने भी बाइंग किया तो फ्लोट शेयर अवेलेबल नहीं है, इसका प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। जब तक इंडियन गवर्नमेंट या LIC नहीं बेचती तब तक इसके शेयर बाहर अवेलेबल ही नहीं होंगे, और ये ऐसे शेयर्स बहुत तेज़ी से भागने लगते हैं। तो ऐसे टाइम पे आपको देखना चाहिए कि ऐसा शेयर अगर आपको लगता है कि अच्छा है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो प्रमोटर है ये 94% है, और 4% ओनली पब्लिक है, यानी पब्लिक का पूरा स्टेक प्रमोटर ने खरीद लिया। प्रमोटर कौन है? LIC का भी कुछ स्टेक है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी है। इसका मतलब इसमें कुछ भी फ्लोट नहीं है। अभी जैसे ही इसमें FII या DII बाय करेंगे तो आप समझ लेना कि ये 80 का शेयर 90, 100, 150, 200 तक जा सकता है। जैसे IRFC, जैसे NTPC, या जो गवर्नमेंट के शेयर्स बहुत तेज़ी से बढ़े थे ना, वैसे ये शेयर बढ़ते हैं। तो उस केस में आप इसको सोच सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि ये चांसेस आर वेरी हाई, इसका जो NPA है ये बहुत ही ज़्यादा था, और NPA जब ज़्यादा होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो फिर उसके लिए बहुत डिफ़िकल्टी रहती है। बट पिछले 5-6 सालों से 10 सालों से इसका जो NPA है बहुत कम हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 4% से NPA डाउन होते होते नियर अबाउट 0.3 पे ही आया है। इसका मतलब क्या है कि इसका NPA इतना कम है कि वो जो HDFC या प्राइवेट जो बैंक है उनके कंपेरेटिवली इसका NPA आया है। इसका मतलब क्या है कि इसमें अभी ग्रोथ आने का बहुत चांसेस है, और ये सब चार्ट पे दिख रहा है। और मैं इसीलिए ऐसे शेयर्स ढूंढता हूँ जो चार्ट पे भी अच्छा दिख रहे हैं और इसमें बहुत ही बाइंग आ रहा है। अगर आप देखोगे तो पिछले ये हाई कहाँ तक गया था, नियर अबाउट 100 रुपीज़ तक गया था पिछले अगस्त में। ओके, बट जैसे इसमें क्रैश आया या निफ्टी में क्रैश आया तो ये भी करेक्ट होके 70 पर, मैं आप यहाँ पे देखो एक बार कि जैसे ही ये नीचे जाता है ना तो 2 या 3 कैंडल में ही ये ऊपर आता है। ओके, ये देखिए, ये जैसे ही नीचे गया और इस लेवल पे आया तो झट से ऊपर आया, फिर फास्टली ऊपर आया, फिर यहाँ से ऊपर आया। इसका मतलब क्या है, ये इंडिकेशन रहता है कि ये स्टॉक में कुछ तो बड़ा होने वाला है। और अगर वॉल्यूम भी आप देखोगे यहाँ पे तो आप देख लो ये बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम से बाइंग किया है, नियर अबाउट इस लेवल पे बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम से बाइंग हुआ है। और अभी इनके शेयर मार्केट में नहीं है, पब्लिक के पास 3 या 4% के शेयर है। यानी अगर ये शेयर 100 पे जाएगा तो मे भी पब्लिक निकाल देगी, तो फिर इसका जो पब्लिक निकाला है तो पूरा शेयर FII, DII या जो अपना इंडियन गवर्नमेंट के पास या LIC के पास होंगे। अगर LIC ने इसमें और 100-200 करोड़ भी इसमें डाल दिया तो ये इमीडिएटली इसका प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। तो ये इसका थीम है, बट ये भी ऐसा है कि ये पॉसिबिलिटी 50-50 है, मीन्स ये होगा या नहीं होगा ये बता नहीं सकते। तो ऐसे जगह पे आपको क्या करना है, आपको इसमें धीरे धीरे SIP मोड में इन्वेस्ट करना है। और जैसे आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम से बाइंग आ रहा है तो फिर आपको उसमें ज़्यादा देर तक 2 या 3 साल तक इन्वेस्टेड रहना है, ताकि आपको मालूम नहीं, मानो आपने 80,000 का शेयर बाई कर लिया SIP करके 60, 70, 80 के आसपास, और ये सडनली 160 रुपीज़ हो गया, और वहाँ से अगर ये फोमो के चलते 160 का 300, 400, 500 भी गया, तो आप सोचो कि ये शेयर पिछले हाई को भी गया तो फिर बहुत ज़्यादा
प्रॉफिट हो सकता है। जिसके जैसे पिछला हाई उसका नियर अबाउट 200 रुपीज़ का था, 200 रुपीज़ को भी अगर जाएगा तो आप सोच लो ये 3 टाइम्स हो सकता है। और ऐसा ही होता है कि जनरली जब ये बड़े लोग LIC या कोई LIC या FI बाय करते हैं, वो ऐसे ही बाय करते हैं धीरे धीरे, और जब पूरा शेयर उनके पास आता है तो उसका प्राइस वो 200 रुपये पे लेके जाके सेटल कर देते हैं और फिर वो उसी प्राइस पे रहता है। तो ये था मेरा आज का सेकंड शेयर। तो आज हमने बात किया इक्विटास और IDBI बैंक पे, जो मुझे क्वालिटी बैंक से लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगला जो फाइनेंशियल लीड होगा अगर उसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक कोई ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने का पोटेंशियल रखता है तो ये भी उसमें 2 बैंक है। तो आप मेरे पीछे वाले सब वीडियो देख लीजिएगा, आप लिस्ट बनाइएगा और आप देख लीजिएगा किस प्रकार से आप धीरे धीरे SIP करते करते कुछ 10-15% जो आपका पोर्टफोलियो का अमाउंट है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक में अगले 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। If you like this video, then why don't you subscribe our channel? Thank you.